नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से तनातनी के बीच मजबूत हुई देश की वायुसेना को मिली स्वदेशी एस्ट्रा MK1 मिसाइल। क्या है इसकी खास फीचर, आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेहद अहम होगी आज की भारत चीन सैन्य वार्ता, और आज तय होगा कि आर पार का ऐलान हो जाएगा या फिर चीनी सेना चुपचाप उल्टे पांव वापस चली जाएगी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 26 अक्टूबर से सैन्य कमांडरों का सम्मेलन, पूर्वी लद्दाख की स्थिति समेत कई मुद्दों पर ये सैन्य कमांडर करेंगे चर्चाएं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटे बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वायुसेना को मिली स्वदेशी एस्ट्रा MK1 मिसाइल। जी हां दोस्तों, चीन सीमा पर तनाव के बीच स्वदेशी एस्ट्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर 50 मिसाइलों की पहली खेप भारतीय वायुसेना को मिल गई है। यह करीब 100 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम है। एस्ट्रा MK1 मिसाइलों को सुखोई 30 MKI से अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई पर 4.5 मैक स्पीड के साथ लॉन्च किया जा सकेगा। भारतीय वायुसेना और नौसेना पहले से एस्ट्रा मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद दोनों सेनाओं के लिए 248 मिसाइल खरीदने का ऑर्डर किया गया था। चीन सीमा पर तनाव के बीच 2 जुलाई को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 248 एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी थी। 100 किलोमीटर की लंबी दूरी तक हमले करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर एस्ट्रा मिसाइलों से नौसेना और वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी, क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता विजुअल रेंज से भी अधिक है। एस्ट्रा मिसाइल 3.6 मीटर लंबी है, जिसका व्यास 178 मिलीमीटर है और इसका वजन 154 किलोग्राम है। एस्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेशर से लैस है, इसलिए दुश्मन के प्रयासों को नाकाम करके अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। एस्ट्रा मिसाइल 4.5 मैक की गति तक पहुंचा सकती है और अधिकतम 20 किलोमीटर की ऊंचाई से संचालित हो सकती है। एस्ट्रा की अधिकतम सीमा हेड ऑन चेस मोड में 110 किलोमीटर और टेल चेस मोड में 20 किलोमीटर है। एस्ट्रा मिसाइल की एयर फ्रेम, प्रोपल्शन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ड्यूल मोड गाइडेंस और नाइट फायरिंग क्षमता का परीक्षण करने के लिए 3 अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन में 2003 से 2012 तक जमीनी परीक्षण किए गए। सुखोई 30 MKI पर 2009 और 2013 में कैरिज ट्रायल किया गया था। मई 2014 में इसे पहली बार हवा में निकाल दिया गया था। 18 मार्च 2016 को सुखोई 30 MKI से अभ्यास के दौरान मिसाइल को सार्वजनिक रूप से निकाल दिया गया था। सितंबर 2017 में 7 परीक्षणों की एक श्रृंखला के दौरान एस्ट्रा का 2 बार परीक्षण किया गया था। 2019 में उपयोगकर्ता परीक्षणों के दौरान एस्ट्रा 90 किलोमीटर की दूरी पर एक लक्ष्य को मारने में कामयाब रही। इसी के बाद इसे भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल किया गया था। एस्ट्रा मार्क 1 के बाद भविष्य के लिए 3 नए वेरिएंट की योजना बनाई गई है। एस्ट्रा मार्क 2 की मारक क्षमता 160 किलोमीटर है, जबकि प्रणोदन प्रणाली में लिक्विड फ्यूल रैमजेट, सॉलिड फ्यूल रैमजेट और ड्यूअल प्लस सॉलिड रॉकेट मोटर शामिल हैं। एस्ट्रा मार्क 3 की अधिकतम रेंज फ्रांस की मीटियोर मिसाइल के बराबर 340 किलोमीटर होगी। इस मिसाइल में नव विकसित ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट तकनीक का उपयोग किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बेहद अहम होगी आज की भारत चीन सैन्य वार्ता, तय होगा सेनाएं डटी रहेंगी या वापस बुलाई जाएंगी। जी हां दोस्तों, समूचे लद्दाख सेक्टर में तापमान 0 से नीचे जा चुका है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के इलाके में हल्की बर्फीली हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, जो इस महीने के अंत से और तेज हो जाएंगी। ऐसे में LAC पर तैनात भारत व चीन की सेनाएं वापस होंगी या वहीं डटी रहेंगी, इसका बहुत कुछ तक फैसला इस हफ्ते होने वाली कोर्प कमांडर स्तरीय वार्ता में हो सकता है। दोनों देशों के बीच कॉर्प कमांडर स्तर की यह 8वें दौर की बातचीत होगी और इसमें मुख्य तौर पर यही बात होगी कि दोनों तरफ की सेनाएं एक साथ मई 2020 से पहले वाली स्थिति में जाने की शुरुआत करें। जानकार मान रहे हैं कि 6ठे व 7वें दौर की बातचीत में जिन प्रस्तावों पर बातचीत हुई थी उसकी प्रगति की समीक्षा इसमें होगी। सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो सैन्य स्तर की अगली वार्ता सोमवार 19 अक्टूबर को हो सकती है। अगस्त 2020 में जब से भारतीय सैन्य बलों ने चुशुल क्षेत्र के रणनीतिक हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा किया है, उसके बाद बैठकों में चीन का रुख बदला हुआ है। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है यह कि इसके बाद 2 बार कॉर्प कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्षों की तरफ से संयुक्त बयान जारी करने का फैसला किया गया। भारतीय पक्षकार इसे एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। 12 अक्टूबर को चुशुल बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में बातचीत को सकारात्मक व एक दूसरे की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने वाला करार दिया गया था।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 26 अक्टूबर से सैन्य कमांडरों का सम्मेलन, पूर्वी लद्दाख की स्थिति समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद और संसाधनों के तर्क संगत वितरण के लिए काफी समय से लंबित सुधारों पर सेना के शीर्ष सैन्य कमांडर 26 अक्टूबर से शुरू हो रहे 4 दिवसीय सम्मेलन में चर्चा करेंगे। इन सुधारों में विभिन्न समारोह आयोजित करने की प्रथाओं और गैर सैन्य गतिविधियों में कटौती करने जैसे उपाय शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्र के सामने सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के अलावा सैन्य कमांडर संसाधनों के उपयोग के लिए अलग अलग आंतरिक समितियों द्वारा विभिन्न सुधारात्मक उपायों को लेकर की गई अनुशंसा पर चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही 13 लाख कर्मियों वाले बल की संचालन क्षमता और बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि सम्मेलन की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे करेंगे और सभी शीर्ष सैन्य कमांडर इसमें हिस्सा लेंगे। इन प्रस्तावों पर होगी सम्मेलन में चर्चा। सूत्रों ने कहा कि कुछ प्रस्ताव जिन पर सम्मेलन में चर्चा होगी उनमें सेना दिवस और प्रादेशिक सेना दिवस परेड को बंद करना या कम करना, विभिन्न समारोह की प्रथाओं को कम करना और शांति वाले क्षेत्रों में व्यक्तिगत अधिकारी मेज की संख्या को कम करना शामिल है। इसी तरह शीर्ष सैन्य अधिकारी उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक आवास पर गार्ड्स की संख्या कम करने का जिक्र है। इसके अलावा अगर एक ही स्टेशन में कई कैंटीन चल रही हैं तो ऐसे सीएसडी की संख्या को कम करने के प्रस्ताव पर भी इस दौरान चर्चा होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीओके में पाकिस्तान ने फिर रची बैट वाली साजिश, भारतीय सेना अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना से आमने सामने भिड़ने की जरूरत न जुटा पाने वाला पाकिस्तान फिर से आतंकियों की शरण में आ गया है। पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए बीएटी वाली साजिश रची है। इसके लिए एलओसी की 7 लोकेशन पर करीब 300 आतंकियों को भारत पर बैट हमले के लिए सक्रिय किया गया है। बैट में पाकिस्तान सैनिक और आतंकी शामिल होते हैं। बता दें कि बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम में पाकिस्तान के स्पेशल कमांडो और खूंखार आतंकी शामिल होते हैं। इस यूनिट में शामिल आतंकियों को भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने और शवों को छत विछत करने की ट्रेनिंग दी जाती है। पिछले सालों में भारतीय सीमा पर बैट के कई हमले हुए, लेकिन उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खौफ असर पड़ गया था, जिसके बाद इस तरह के हमलों पर काफी हद तक रोक लग गई। भारतीय सेना को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर हमले के लिए बैट वाली साजिश तैयार की है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी से सटे कई इलाकों में अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को सक्रिय किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया ने वन चाइना के मिथक की धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हां दोस्तों, चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी और ताइवान को लेकर घबरा गया है। पूरी दुनिया इस मसले पर चीन की धड़कन बढ़ा रही है। भारतीय मेन स्ट्रीम से लेकर सोशल मीडिया ने भी ताइवान को लेकर चीन की मुश्किलें दोगुनी कर दी है। ताइवान के नेशनल डे पर जिस तरह से भारतीय सोशल मीडिया ने ताइवान की आज़ादी का झंडा बुलंद किया है और ताइवान के नेताओं का भारतीय मीडिया जिस तरह से इंटरव्यू ले रही है, वो चीन को परेशान कर रहा है। भारतीय मीडिया के इस रवैये ने ही चीन की ताइवान को लेकर वन चाइना पॉलिसी की कल्पनाओं को ध्वस्त कर दिया है। हाल ही में ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का भारत के मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे ने एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें ताइवान के सभी मसलों पर उन्होंने चर्चा की थी। पहले से ही वैश्विक मोर्चे पर अलग थलग पड़े चीन के लिए ये साक्षात्कार असहज करने वाला था। इस साक्षात्कार के बाद ही भारत में चीनी दूतावास के हाथ पैर फूल गए और इस मामले में बयान आया। ये साक्षात्कार चीन की वन चाइना पॉलिसी के लिए भारतीय मीडिया द्वारा उठाया गया बेहद ही आलोचनात्मक कदम है, क्योंकि ये हमारी नीति का उल्लंघन है। भारत को लेकर कहा गया कि सभी देशों को चीन की वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करना चाहिए और भारत सरकार का आधिकारिक रुख भी यही है। गौरतलब है कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारतीय सत्ताधारी दल के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली में चीन के दूतावास के पास ताइवान के नेशनल डे से जुड़े पोस्टर लगाए गए थे। यही नहीं, भारतीय सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर बकायदा कैंपेन और हैशटैग चलाया गया था। इस पूरे कैंपेन को लेकर ताइवान ने भी भारतीयों की तारीफ करने के साथ ही उनके इस अभियान से जुड़ने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था। इस पूरे मसले पर चीन को सबसे ज्यादा झटका लगा था, जिसके चलते उसके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को गीदड़ भपकियां देना शुरू कर दिया था। भारत को लेकर चीन की तरफ से कहा गया कि चीन की वन चाइना पॉलिसी के साथ खिलवाड़ करके भारतीय मीडिया आग से खेल रही है, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया कि नई दिल्ली को ताइपे के साथ संबंधों से दूरियां बनानी चाहिए। चीन सोच रहा है कि उसके देश की तरह ही भारत में भी तानाशाही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि भारत में मीडिया को पूरी आज़ादी है। ऐसे में भारतीय मीडिया ताइवान को लेकर कुछ भी दिखाने या प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय मीडिया को लगातार धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन उसने इन बातों की तनिक भी परवाह नहीं की। ताइवान के नेशनल डे से लेकर अब तक लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल साइट्स पर ताइवान के समर्थन और चीन की वन चाइना पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उससे जुड़ी हर खबर प्रकाशित और प्रसारित की जा रही है, जिससे चीन की सांसें ऊपर नीचे होने लगी है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युद्धपोत से भारत ने दागा ब्रह्मोस, जानिए चीन से तनाव के बीच 2 महीनों में किन किन मिसाइलों का हुआ परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत ने रविवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का परीक्षण किया। ब्रह्मोस को भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित विध्वंसक पोत ने अरब सागर में दागा गया और इसने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद दिया। ब्रह्मोस की सफल टेस्टिंग के साथ ने महज 2 महीने के भीतर 11 मिसाइलों का परीक्षण किया है। मिसाइलों की टेस्टिंग ऐसे समय में हो रही है जब भारत का पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ तनाव चरम पर है। इस तनातनी के बीच जून में लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उसने अब तक यह खुलासा नहीं किया है कि उसके कितने सैनिक मारे गए थे। पिछले कुछ सप्ताह में भारत ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिनमें सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 शामिल है। भारत ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का भी परीक्षण किया है। रुद्रम 1 के सफल परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह भारत का प्रथम स्वदेश विकसित एंटी रेडिएशन हथियार है। भारत ने बड़ी संख्या में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की एलएसी पर तैनात की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं कल से 3 दिन का सैन्य अभ्यास करेंगी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं सोमवार से त्रिंकोमाली के पास 3 दिन का सैन्य अभ्यास करेंगी और क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों तथा अभियान संबंधी सामंजस्य का प्रदर्शन करेंगी। अधिकारियों ने बताया कि वार्षिक स्लाइनेक्स अभ्यास के 8वें संस्करण में दोनों नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर की अंतर सक्रियता को और अधिक दुरुस्त करने के उद्देश्य से अनेक जटिल अभ्यास किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय नौसेना अभ्यास में पनडुब्बी रोधी युद्धक जलपोत INS कामोर्ता और INS किल्टन के साथ ही बड़ी संख्या में आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियन समुद्री गश्त विमान तैनात करेगी। श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व गश्ती जहाज सयूरा और प्रशिक्षण पोत गजबाहु करेंगे। पिछले साल यह अभ्यास सितंबर 2019 में हुआ था। भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा, स्लाइनेक्स अभ्यास श्रृंखला भारत और श्रीलंका के बीच गहरी साझेदारी का मिसाइल पेश करती है, जिसने समुद्री क्षेत्र में परस्पर सहयोग को मजबूत किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल की दूसरी खेप भी अंबाला एयरबेस आएगी। आसमान में और ताकतवर होगा हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, चीन के साथ जारी तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स को जल्द ही राफेल विमानों की दूसरी खेप मिलने वाली है। 3 से 4 विमान नवंबर के पहले हफ्ते में हरियाणा के अंबाला में स्थित एयरबेस पे पहुंच सकते हैं। बता दें कि 5 राफेल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई को भारत आई थी, जिन्हें 10 सितंबर को औपचारिक तौर पर एयरफोर्स में शामिल किया गया था। अंबाला एयरबेस में रफाल विमानों का पूरा ढांचा तैयार हो चुका है। विमानों की सबसे पहले गठित की गई 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कुछ पायलट अभी भी फ्रांस में हैं, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। राफेल भारत की वायु शक्ति की क्षमता को ऐसे समय में बढ़ा रहा है जब देश पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए तुरुप का इक्का माने जाने वाले 5 राफेल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई को ही भारत आई थी। वायुसेना ने 59,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया था। अब 3 से 4 और राफेल विमानों की अगली खेप अगले माह के पहले सप्ताह पहुंच सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चोरी उजागर होने से तिलमिलाया चीन, अमेरिका को दी धमकी। जी हां दोस्तों, चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह अमेरिकियों को हिरासत में ले सकता है। इस बाबत चीनी अधिकारियों ने कई चैनलों के माध्यम से अमेरिकी सरकार के अधिकारियों को बार बार चेतावनी जारी की है। चीन का संदेश है कि अमेरिका को अमेरिकी अदालतों में चीनी स्कॉलर्स के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने चाहिए, नहीं तो अमेरिकी चीन में खुद को चीनी कानून के उल्लंघन में फंसा पा सकते हैं। हालांकि इस बाबत अमेरिका पहले ही 14 सितंबर को अपने नागरिकों को चीन की यात्रा को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। चेतावनी में कहा गया है कि चीनी सरकार अमेरिकी नागरिकों को और अन्य लोगों को मनमाने तरीके से हिरासत में लेकर सौदेबाजी करने की कोशिश कर सकती है। व्हाइट हाउस ने विदेश विभाग के एक ईमेल का जिक्र किया है, जिसमें लिखा है, चीनी सरकार अमेरिकी नागरिकों और अन्य देशों के नागरिकों पर मनमाने प्रतिबंध लगा सकती है, जिसको लेकर हमारी चिंता है। हम पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए प्रयास करते रहेंगे। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बता दें, ट्रंप प्रशासन ने चीन पर साइबर अटैक और जासूसी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि चीन अमेरिका की तकनीकी, सैन्य और अन्य जानकारियों को चुराने का प्रयास कर रहा है। चीन अमेरिका को विश्व की अग्रणी वित्तीय और सैन्य शक्ति के रूप में दबाने की रणनीति पर काम कर रहा है। उधर चीन ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत को मिली ये बड़ी सफलता, रातों रात तैयार की ये खतरनाक मिसाइल, चीन के पास भी नहीं इसका तोड़। जी हां दोस्तों, ब्रह्मोस प्राइम स्ट्राइक हथियार के रूप में नेवल सरफेस लक्ष्य को दिन या रात और किसी भी मौसम में समुद्र या सतह पर किसी भी लक्ष्य को 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक निशाना बनाकर टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इस तरह यह डिस्ट्रॉयर को भारतीय नौसेना का एक और घातक मंच बना देगा। कई गुणों से लैस ब्रह्मोस को भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, ब्रह्मोस और भारतीय नेवी को सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए बधाई दी, तो वहीं डीडीआरएनडी के सेक्रेटरी और डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने भी वैज्ञानिकों, डीआरडीओ के सभी कर्मचारियों, ब्रह्मोस और भारतीय नेवी को इस सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह भारतीय सेना की क्षमता को कई तरीकों से बढ़ाएगा। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत अपनी शक्तियों को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में भारत ने आज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कर एक और बड़ी सफलता हासिल की। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक बयान जारी करके यह जानकारी दी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का आज 18 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित स्टेल्थ विध्वंसक से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अरब सागर में आईएनएस चेन्नई से दागे गए मिसाइल ने उच्च स्तरीय और बेहद जटिल युद्धाभ्यास के बाद लक्ष्य को सटीकता से पिन पॉइंट सटीकता से मार गिराया। भारत में मेक इन इंडिया पहल तथा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर भारत की ओर से कदम बढ़ रहे हैं। भारत एक के बाद एक कई मिसाइलों का सफल परीक्षण कर देश के मिसाइल जखीरे एवं नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा कर रहा है। अब आज रविवार 19 अक्टूबर को भारत ने भारतीय नेवी के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ पूरी तरह उतरा फिलीपींस, साउथ चाइना सी के विवादित क्षेत्र में तेल और खनिज की खोज शुरू की। जी हां दोस्तों, कागजी ड्रैगन को दक्षिण चीन सागर के मोर्चे पर एक बार फिर करारा झटका लगा है। अब तक असमंजस में पड़े फिलीपींस ने अब खुलकर चीन के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाया है। मनीला ने बीजिंग को यह स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण चीन सागर में अपने खनिज पदार्थों की उत्पत्ति के लिए फिलीपींस किसी की हेकड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वह कागजी ड्रैगन चीन ही क्यों ना हो। इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष रोड्रिगो डूटर्टे ने तेल और गैस की खोज पर लगे 6 वर्ष पुरानी रोक को हटा दिया है, जिसे हाल ही में ऊर्जा विभाग ने सुझाया था। इसके लिए 3 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिसमें वह रीड बैंक भी शामिल है, जिस पर चीन स्वाभाविक कारणों से दावा करता आया है। लेकिन इस बार फिलीपींस ने चीन को ठेंगा दिखाते हुए तेल एवं गैस की खोज के लिए ऊर्जा विभाग को स्वीकृति दी है। रीड बैंक के विषय पर चीन और फिलीपींस में काफी तनातनी रही है। 2011 में जब चीनी जहाजों ने फिलीपींस के एक अनुसंधान जहाज को तंग करने का प्रयास किया था, तो बात हिंसक झड़प तक आ चुकी थी। 2016 में द हेग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चीन को करारा झटका देते हुए फिलीपींस के पक्ष में निर्णय सुनाया था और चीन द्वारा संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर किए जा रहे दावों की धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन चीन ने कभी इस निर्णय को खुले दिल से स्वीकार नहीं किया और फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष डुटर्टे पर दबाव बनाने का निरंतर प्रयास किया। लेकिन डुटर्टे ने वर्तमान निर्णय से स्पष्ट कर दिया कि अब चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। वैधानिक तौर पर फिलीपींस के निर्णय से किसी समुद्री कानून का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि यह यूएन के समुद्री कानून कन्वेंशन का पालन करता था। मनीला को अपने तट से 200 मील की दूरी तक समुद्री संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है, चाहे चीन इस पर कैसी भी आपत्ति क्यों न जताए। ऊर्जा सचिव कूसी के अनुसार रीड बैंक और अन्य 2 क्षेत्र फिलीपींस के विशेष आर्थिक जोन की सीमा में आता है, परंतु उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि चीन इस निर्णय को हल्के में नहीं लेगा। उनके अनुसार चीन इसके बारे में अवश्य आवाज उठाएगा, परंतु हमें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और वही हम करने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सर्दियों में भी एलएसी पर मुस्तैद रहेंगे भारतीय जवान, गतिरोध कम करने होंगी 8वें राउंड की सैन्य वार्ता। जी हां दोस्तों, भारत चीन की सेनाएं 1597 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बर्फ और सर्दियों में तैनाती के लिए तैयार हैं। इस बीच खबर आ रही है कि दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत का 8वां दौर अगले हफ्ते तक होने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्ष गतिरोध वाले स्थल पर फिलहाल शांति बहाल करने के लिए व्याकुल नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने सैन्य कमांडर और राजनायक दोनों स्तरों पर संवाद चैनलों को खुला रखने का फैसला किया है। गतिरोध वाले बिंदुओं पर किसी भी विपरीत परिस्थिति को नहीं दोहराने देने के लिए भी बातचीत जरूरी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने प्रस्ताव दिया है कि दोनों पक्ष बख्तरबंद और तोपखाने को पहले वहां से हटाएं, इसके बाद पैदल सेना की बारी आएगी। भारतीय पक्ष बहुत स्पष्ट है कि बख्तरबंद इकाइयों को वापस नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इलाके और क्षमता के कारण विरोधी को लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि कोर कमांडर स्तर की 7
सातवीं बैठक 11 घंटे से अधिक समय तक चली। सातवें दौर की सैन्य वार्ता में बीजिंग से अप्रैल पूर्व की यथास्थिति बहाल करने और विवाद के सभी बिंदुओं से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी करने को कहा। सरकारी सूत्रों ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की वार्ता दोपहर लगभग 12 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुशुल क्षेत्र में भारतीय इलाके में हुई और रात 8:30 बजे के बाद भी जारी रही। सीमा विवाद छठे महीने में प्रवेश कर चुका है और विवाद का जल्द समाधान होने के आसार कम ही दिखते हैं, क्योंकि भारत और चीन ने बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं, जो लंबे गतिरोध में डटे रहने की तैयारी है। वार्ता के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि एजेंडा विवाद के सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी के लिए एक प्रारूप को अंतिम रूप देने का था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, अरब सागर में लक्ष्य पर लगाया सटीक निशाना। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह टेस्ट स्वदेशी स्टील विध्वंसक आईएनएस चेन्नई से किया गया। इस दौरान मिसाइल ने अरब सागर में मौजूद अपने लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता के साथ सफलतापूर्वक हिट किया। भारतीय नौसेना ब्रह्मोस के जरिए लंबी दूरी पर मौजूद सतह के लक्ष्यों को युद्धपोत से भेदने में सक्षम हो गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।